Hi, good evening, everyone. I am Dr. Kashish Sindhavani, and we will be learning pharmacology together. So, let's start with today's topic. And today's topic of our discussion is anti-anxiety drugs, right? So, anti-anxiety के बारे में देखिए क्या समझने की कोशिश करते हैं. पहले तो ये समझते हैं कि हमें एंजाइटी हो ही क्यों रही है. तो हमें एंजाइटी इस वजह से होती है बिकॉज देयर इज अ कॉन्टिन्यूस फियर चलता रहता है. आपको कॉन्टिन्यूस हमेशा ऐसा लगता रहता है कि यार अब कल क्या होगा, या हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, या हमें रैंक नहीं मिली तो क्या होगा, या फिर कोई घर में प्रॉब्लम है तो उसका क्या होगा. सो दैट कॉन्टिन्यूस फियर, दैट अनप्लेजेंट फीलिंग विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइटी इन अ बॉडी. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल, इमोशनल, एनी डिस्ट्रेस, कोई भी अनइजीनेस हो सकता है. एंड दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल फीलिंग, बट देयर विल बी एंजाइटी एट सम मोमेंट ऑफ द टास्क. तो दो तरीके से हम एंजाइटी वाले पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं. नॉट एवरी एंजाइटी नीड टू बी ट्रीटेड, बट सम एंजाइटी जो बहुत ही ऑब्सेशन हो जाता है या बहुत आपको हाई ग्रेड लग रहा है तो आपको इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, विच विल बी डन बाय द ड्रग्स or maybe through the cognitive behavioral therapies which you'll have to have, right? Now let's understand what are the all emotional symptoms which are associated with the anxiety. जैसे ही आपको anxiety होगी तो please understand there will be excessive worry and there will be fear कि अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. And there will be irritability and there will be restlessness, और आप concentrate नहीं कर पाएंगे. Always you will be feeling tense. Next there will be physical symptoms which are associated with. So जैसे ही आप anxious होते हैं या आपको anxiety होती है, so आपको continuous sweating होने लग जाती है. जैसे ही आपका एग्जाम आने वाला है या वाइवा आने वाला है तो एकदम से टेकिकार्डिया हो जाएगा, एकदम से स्वेटिंग हो जाती है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है. किसी किसी बच्चों को या किसी किसी लोगों को स्ट्रेस डायरिया भी हो सकता है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है. बिकॉज ऑफ एंजाइटी देयर विल बी इंसोम्निया, आपको नींद नहीं आएगी या आप कॉन्टिन्यूस थके हुए फील करोगे. सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ फिटीग as a symptom. Now let's understand what all are the neurotransmitters which are involved in causing the anxiety. आपको anxiety हो रही है तो कौन कौन से सारे neurotransmitter हैं जो involve हुए हैं जिसकी वजह से आपको anxiety देखने को मिल रही है. तो सबसे important चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि we have a major neurotransmitter which is a GABA, and GABA is a inhibitory neurotransmitter. तो inhibitory neurotransmitter अगर हमारे पास available है और अगर वो inhibitory neurotransmitter हमारी बॉडी के अंदर अच्छा एक्शन शो कर रहा है, कम एक्शन शो कर रहा है, उससे हमारी बॉडी के मूड स्विंग्स पे फर्क पड़ेगा. ठीक है. एंड ऐसे ही जो 5-HT न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज द सेरोटोनिन, दैट विल आल्सो अफेक्ट इट, और द ग्लूटामेट. सो ग्लूटामेट इज अ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. जो एंजाइटी का स्टेट है उसमें पहले आप एंशियस हैं, आप हाइपर एक्टिव हैं, आप ज्यादा सोच रहे हैं, आप एक टेकिकार्डिया में जा रहे हैं, तो आपको और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है. अब आपको किसकी जरूरत है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है. एंड 5-HT इज द बैलेंसिंग वन, जो आपके मूड को या आपके हैप्पीनेस को बैलेंस करने का काम करता है. दैट इज 5-HT. सो द ऑल न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर एंजाइटी. कौन कौन से टाइप की एंजाइटी आपको पता होनी चाहिए. सो देयर कैन बी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, देयर कैन बी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, या पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, फोबियाज हो सकते हैं, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. सो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज. तो अगर मैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोल रही हूँ, सो आप एक कॉन्टिन्यूस वरी में रहते हैं. सपोजिंगली लाइक योर पेरेंट्स आर इन कॉन्टिन्यूस वरी कि तुम टाइम से पहुंच रहे हो, तुमने टाइम से खाया, तुम बाहर निकले हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया. सो दीज आर द कॉन्टिन्यूस वरी विच हैपेंस. तो जिनको भी कॉन्टिन्यूस सिम्टम्स रह रहे हैं, so they fall under the generalized anxiety disorder. When I am talking about obsessive compulsive disorder, so this is a disorder where people can't resist themselves. तो वो उनको continuous unwanted thoughts आती हैं. वो ऐसे चाहते नहीं होते हैं कि उनको thought आए, but once the thought gets in their mind, तो आपको उसका ऑब्सेशन हो जाता है एंड आपको कुछ ना कुछ उसका एक्शन लेना पड़ता है. देन ओनली इट बिकम्स अ ओसीडी. जैसे कि आपको लगा कि आपके हाथ खराब हैं, सो दिस इज योर ऑब्सेशन. नाउ विद द रिस्पॉन्स, आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? नाउ यू आर गोइंग टू वॉश योर हैंड्स, दैट विल बी अ कंपल्सिव रिस्पॉन्स. तो आपका हैंड वॉश
is a compulsive response because of your thought, जिसने ये सोचा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ खराब हैं. So this is the reason why जो OCD वाले पेशेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस रूम सेम सेट करते रहेंगे, या आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने अपना रूम लॉक करा है या नहीं करा, या रीचेक करना या कार चेक करना बार बार, once or twice it is okay, but continuous behavior हर चीज के लिए ऐसे ऐसे बार बार आपको सोचना, that will lead you to OCD, right? Okay. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का क्या मतलब है? दिस इज अ एंजाइटी वाला स्टेट जिसके अंदर एक पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. अगर उसका या उसकी फैमिली में से किसी भी मेंबर का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो ही और शी कैन एज्यूम कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस व्हीकल फॉर नाउ या फॉर सम टाइम, या आप डर जाते हैं, या फिर किसी कोई रेप विक्टिम है तो उसको घर से निकलने में डर लगेगा, या किसी ने कोई वॉर या थ्रेट वाली सिचुएशन देखी है तो आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद आपको ट्रॉमा हुआ. सो दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ट्रॉमा होने के बाद का जो आपको स्ट्रेस रहता है, that is another type of anxiety disorder. Then there is a panic disorder. Panic disorder means intense anxiety के attacks आना बीच बीच में, आप अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं, फिर पैनिक कर जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं. तो अचानक से मान लो अभी कल आपका अनाउंस हो जाए कि टुमारो यू हैव एन एग्जाम, तो एकदम से आप पैनिक हो जाओगे कि क्या आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, क्यों आ रहा है. So all this comes under the panic disorder. Phobia. Phobia is an intense uncontrolled fear of a specific situation. कि मान लो आपको पानी से डर लग रहा है, आपको हाइट से डर लग रहा है, आपको क्लोज स्पेसेस से डर लग रहा है, आपको ओपन स्पेसेस से डर लग रहा है, आपको क्राउड से डर लग रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट फोबियाज. क्लेस्ट्रोफोबिया हो सकता है, अगैरोफोबिया हो सकता है. सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज व्हिच कैन बी प्रेजेंट इन डिफरेंट पीपल, राइट? ट्रीटमेंट के लिए आपको या तो साइकोथेरेपी करनी पड़ेगी विच इज CBT, और यू हैव टू गिव द ड्रग्स व्हिच आर एंजाइटीओलिटिक्स. When we are talking about pharmacology, या जब आप ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन आता है कि what are the different anxiolytic drugs available and their mechanism of action with the ADRs and uses. सो हमने क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि एंजाइटीओलिटिक्स ड्रग्स में आप क्या क्या दे सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, हम बेंजोडाइजेपिन्स दे सकते हैं, हम SSRI SNRI दे सकते हैं, हम 5-HT1A पार्शियल एगोनिस्ट दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एंड फाइनली वी कैन ऑल्सो गिव माओ इनहिबिटर्स. तो हम माओ इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं. लेट्स टॉक वन बाय वन. जैसे बेंजोडाइजेपिन्स क्यों दे रहे हैं, कैसे काम करेंगे. पहली बात तो बेंजोडाइजेपिन्स एज यू हैव रेड कि इट इज अ सेडेटिव हिप्नोटिक, है ना, हम वहाँ वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं कि दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन एंड दे एनहांस द गाबा एक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट टू एनहांस द गाबा एक्शन. क्यों? क्योंकि जो हमारा गाबा होता है दैट इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसका अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम हो गया है तो हमें उसको बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे लाना है. देखो, जब भी आपके पास एंजाइटी हो रही है तो आप एक एक्साइटेबल स्टेट में हो, तो आपको उस एक्साइटेबल स्टेट को कम करना है. व्हाट वी वांट टू डिक्रीज द एक्साइटेबल स्टेट टू द लो डाउन, है ना. तो आप क्या करेंगे, आप पेशेंट को जो यू आर गोइंग टू आस्क द पेशेंट टू टेक द बेंजोडाइजेपिन्स. तो बेंजोडाइजेपिन्स का क्या काम होता है, दीज आर गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन. ये क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पे एंड दे एनहांस द गाबा एक्शन ऑन द ब्रेन. अब जैसे ही ब्रेन का एनहांस हुआ, यू रिमेंबर द रोजेट टाइप ऑफ पिक्चर जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा एक गामा सब यूनिट है इनके पास, तो इट विल ओपन द क्लोराइड चैनल एंड क्लोराइड चैनल ओपनिंग की वजह से अंदर आ जाएगा सारा क्लोराइड एंड इट इज गोइंग टू लीड टू हाइपरपोलराइजेशन व्हिच विल लीड टू द CNS डिप्रेशन. CNS डिप्रेशन क्यों कराना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी एक्साइटेटरी स्टेट में है आप, ऑलरेडी एंजाइटी में है आप, ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं. सो आपको उसको कम करना है which will make it stable. It will not lead to the CNS depression as such, but आप stable normal level पे आ जाएंगे. ठीक है. So what are the different drugs in the category? As you all know, these drugs are ending with Zolams or Zepam. Eprazolam, Estazolam, Oxazepam, Diazepam, Flurazepam. So these are the drugs which happen in this category. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इनकी, प्लीज सी
कि ये सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ओरली बहुत अच्छे से आपसे लिए जा सकते हैं. द ड्रग विच वी यूज फॉर क्रॉनिक एंजाइटी इज क्लोरडाइपॉक्साइड. जो हम क्रॉनिक एंजाइटी के लिए ड्रग यूज कर रहे हैं दैट इज क्लोरडाइपॉक्साइड. ठीक है, तो दिस इज द ड्रग विच वी आर यूजिंग. देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम डाइजेपाम दे सकते हैं पेशेंट के अंदर, विच इज मोस्ट कॉमन ड्रग विच इज अवेलेबल एंड गिवन टू द पेशेंट्स, एंड इट इज गिवन बाय आईवी रूट एंड नॉट बाय द आईएम रूट. ठीक है, अब आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि प्लासेंटा का बैरियर क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से इट इज कॉजिंग फीटल डिप्रेशन. फीटल डिप्रेशन देखने को मिलता है या नियोनेटल डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज इट क्रॉसेस द प्लासेंटल बैरियर, सो देयर इज द neonatal or the fetal depression. So that is why we have to cautiously give to the pregnant women, or maybe it is not very good to give benzodiazepines to the pregnant women. ठीक है, what are the pharmacological actions which are seen with benzodiazepines? पहली बात तो जो benzodiazepines हैं, these are causing anxiolytic action, so lorazepam is the drug which is given for short term anxiety. अगर आपसे क्वेश्चन में आता है शॉर्ट टर्म एंजाइटी में क्या ड्रग देते हैं, तो लोराजिपैम देते हैं. ऑक्साजिपैम कहाँ दे रहे हैं? जिनके अंदर पुअर हिपैटिक फंक्शन है या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, तो पुअर हिपैटिक फंक्शंस और एल्डरली पेशेंट्स आर गिवन ऑक्साजिपैम. डाइजिपैम इज यूजुअली गिवन इन केसेस ऑफ एक्यूट फोबियाज या एक्यूट पैनिक अटैक्स. तो जैसे ही पेशेंट आपके पास रात को इमरजेंसी में, दिन में इमरजेंसी में आता है एक्यूट अटैक लेके, आप फटाफट से बेंजोडाइजेपिन्स देंगे. द मोस्ट कॉमन गिवन वन इज द डाइजिपैम. देन एप्राजोलैम फॉर एक्यूट एंजाइटी विद डिप्रेशन, पैनिक एंड डिप्रेशन के साथ पेशेंट आ रहा है तो आप ये देंगे. अनदर बेंजोडाइजेपिन के एक्शंस आपको पता ही है कि दे आर गिवन एज सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स, एंड द मेजर ड्रॉबैक इज दे कॉज एंटेरोग्रेड एमनीजिया. तो ये इनका साइड इफेक्ट है, ये क्या करते हैं, एंटेरोग्रेड एमनीजिया करा देते हैं पेशेंट के अंदर. अदर थेरेपेटिक यूजेस जो आपको पता होने चाहिए, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं कि कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं. क्यों सबसे पहले दे रहे हो आप बेंजोडाइजेपिन? बिकॉज दीज आर द ड्रग्स विच हैव अ फास्ट एक्शन. ये 15 to 30 मिनट्स के अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक्शन शो करने का पोटेंशियल रख रहे हैं, आपकी एंजाइटी कम कर रहे हैं. आपको बेशक जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो या ओसीडी हो, तो दीज आर द वेरी गुड ड्रग्स विच कैन बी पोटेंशियली यूज्ड एज एक्यूट एंजाइटी ट्रीटमेंट. अदर इंसोम्निया में आप देते ही हैं, या फिर हम कहाँ पढ़ के आए हैं इनको, हम कहाँ और दे रहे थे, वी वर ऑल्सो गिवन these drugs in cases of epilepsy, not routinely in epilepsy but in status epilepticus. इसको दे सकते हैं in anesthesia, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तरीके से भी डाइजिपैम दिया जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ गिविंग बेंजोडाइजेपिन्स. Now let's understand and move forward to the different ADRs of benzodiazepines. Please appreciate, उसको एटेक्सिया हो जाएगा. That is the reason why आपको benzodiazepines elderly भी बहुत cautiously देने होते हैं, क्योंकि ये मोटर इनकोऑर्डिनेशन करा देता है. पेशेंट लड़क लड़क के चलने लगेगा या उसका मोटर कोऑर्डिनेशन बनेगा ही नहीं. So this is the reason why this is another drawback of giving benzodiazepine for long term to the patient. कॉग्निशन इम्पेयरमेंट कर सकता है, एंटेरोग्रेड एमनीजिया कर सकता है, ड्राइविंग की एबिलिटी खत्म कर देगा, हैंगओवर जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. कॉन्टिन्यूस यूज के बाद देयर इज अ डिपेंडेंस व्हिच इज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एंड देयर इज आल्सो अ टॉलरेंस व्हिच विल बी सीन बाय यूजिंग द बेंजोडाइजेपिन्स. ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स. बेंजोडाइजेपिन्स किसके अंदर बड़े ध्यान से देने हैं या तो नहीं देने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर, बिकॉज अभी हम पढ़ के आए हैं कि these are the potential drugs which have the potential to cross the placenta and lead to the fetal depression. एंड जो लिवर डिजीज वाले पेशेंट है या ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी हमें डोज रिडक्शन करके या मॉनिटर करके देना चाहिए या तो नहीं देना चाहिए. The other category which we want to discuss is 5-HT1A agonist. So this is a different category altogether, 5-HT1A agonist, जिसको हम 5-HT1A partial agonist बोलते हैं. प्लीज ध्यान रखिए, these are the partial agonist drugs. All the pyrons, azapyron is a category of the drug. azapyrons के बीच में आते हैं ये कुछ drugs which are buspirone, gepyron and spapyron. So these are the partial agonists at 5-HT1A receptor. Please appreciate this, they are not only presynaptically but they are also present postsynaptically. So let's look to this image.
इस इमेज के अंदर देखिए ये हमारा, अच्छा ये हमारा साइनैप्स बना हुआ है, ये हमारा पोस्ट साइनैप्स है, ये हमारा प्री साइनैप्स है। तो यहाँ पे जो ड्रग है, यहाँ पे भी प्री साइनैप्टिक रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, एंड ऐसे ही पोस्ट साइनैप्टिक भी 5-HT1A के रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे बसपिरोन या एजापायरोन जैसे ड्रग काम करते हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि प्री साइनैप्टिक अगर कोई रिसेप्टर होता है जैसे कि एजापायरोन्स वाले रिसेप्टर, दे एक्ट एज अ ब्रेक, वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने का पोटेंशियल रखते हैं, तो अपने ही एक्शन या अपने ही सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे। सो इट विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ द सेरोटोनिन। बट वी वर सेइंग ना कि ये तो हैप्पी हाई हार्मोन्स है, ये तो अच्छा करना चाहते हैं, हम तो सेरोटोनिन ज्यादा चाहते हैं एंजाइटी के केस में। तो इनिशियली देयर विल बी suppression of the 5-HT1A and the serotonin receptors या serotonin कम release होगा। These specially drugs are not given for the severe anxiety disorder, only given for the mild to moderate, जहाँ पे condition होती है anxiety disorder की, वहीं दिया जाता है। And they only are given as an additional drug, जिनका काम क्या है, सिर्फ जो आपकी excitation थी उसको reduce down करके normal कर दिया है। उन्होंने inhibition नहीं करा है, उन्होंने suppression भी नहीं कराया है, मतलब आप depression में भी नहीं जा रहे हैं, बट जो नॉर्मल लेवल है उस पर लाके छोड़ देंगे। बट दे विल नॉट ऑल्सो गिव यू अ हैप्पी हाई और अ हैप्पी मूड, एंड दे विल ऑल्सो नॉट डू द सप्रेशन एज वेल। सो आपको ये हमेशा इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स देना होता है, एंड ये पार्शियल एगोनिस्ट रिसेप्टर्स हैं जो ऑटो रिसेप्टर्स हैं। So the drugs, these are only anxiolytic in mild to moderate cases। तो mild moderate के अंदर आपको anxiolytic action मिल रहा है। अच्छी बातें क्या हैं, प्लीज अप्रिशिएट, अच्छी बातें ये हैं कि देयर इज नो हिप्नोटिक इफेक्ट, नो मसल रिलैक्सेंट एक्शन, कोई एंटी कन्वर्जेंट एक्शन नहीं आ रहा है, एडिक्टिव एक्शन नहीं है, आपकी मेमोरी कोऑर्डिनेशन इम्पेयर नहीं हो रही, कोई डिपेंडेंस नहीं हो रही, और आपको कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आ रहे। सो दीज आर द प्लस 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 पॉइंट्स जो हमें बेंजोडाइजेपिन्स के साथ देखने को नहीं मिल रहे थे। तो बेंजोडाइजेपिन्स के सारे एडीआर थे जो इसके सारे प्लस पॉइंट बन गए हैं। हम कहाँ दे रहे हैं इन ड्रग्स को, तो बस फिर उनके क्या यूजेस हैं, फॉर ओनली फॉर द माइल्ड एंजाइटी और द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आप इसको देते हैं। एडीआर दोबारा से आपको क्या देखने को मिलेंगे कि देयर इज जीआईटी अपसेट हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, या फिर आपको स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स कम्स आउट टू बी द SSRI। ये सारी तो SSRI, SNRI आर द मेजर ड्रग्स व्हिच आर एंटी डिप्रेसेंट चाह रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम हम क्या समझना चाह रहे हैं। दिस इज वन न्यूरॉन। अब हमने क्या, प्लीज चेक करिए कि ये हमारा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारा पोस्ट साइनैप्टिक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो ये प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक है, हमारे पास ट्रिप्टोफैन है जिससे हमारे पास सेरोटोनिन बनेगा। ट्रिप्टोफैन ने क्या बनाया, सेरोटोनिन बनाया। जो सेरोटोनिन है नाउ दैट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनटू द वेसाइकल्स। तो ये जो दो सर्कल्स हैं इसको वेसाइकल बोल रहे हैं, इसके अंदर जो रेड कलर की डॉट्स हैं ये सारे सेरोटोनिन हैं, ये यहाँ जाके स्टोर हो जाएंगे। नाउ व्हेन देयर इज सम एक्शन जिसकी वजह से ये सेरोटोनिन बाहर निकलेंगे, एंड दे विल मूव टू द पोस्ट साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड दे विल एक्ट ऑन द 5-HT व्हिच इज सेरोटोनिन रिसेप्टर, और अपना एक्शन शो कर देंगे। बट इन द केसेस ऑफ डिप्रेशन या इन केसेस ऑफ एंजाइटी देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ द 5-HT, है ना। हमारे पास 5-HT की कमी हो जाएगी तो हैप्पीनेस की कमी हो जाएगी, एंड इसीलिए आप डिप्रेशन वाले स्टेट में चले जाते हैं। सो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी वांट टू इंक्रीज द 5-HT लेवल्स। अब देखो प्लीज, अगर हमें 5-HT के लेवल्स को बढ़ाना है तो हाउ इट इज गोइंग टू मेटाबोलाइज वी शुड बी नोइंग। अब कैसे मेटाबोलाइज करते हैं कि जैसे ही 5-HT का यहाँ काम खत्म हुआ अपने रिसेप्टर पे, दे आर गोइंग टू री एंटर थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल हैं विच इज SCRT ट्रांसपोर्टर, है ना। हमारे पास SCRT का ट्रांसपोर्टर है विच इज अ सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर। तो जो SCRT वाला ट्रांसपोर्टर है इट इज गोइंग टू गेट इनसाइड, ये दोबारा अंदर चला जाएगा इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, एंड ये अंदर जाके अपना फिर मेटाबोलाइज होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दे आर नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड इन द साइनैप्स। इस जगह पे मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इनका, दे आर गेटिंग मेटाबोलाइज्ड इनसाइड। तो ये प्री साइनैप्टिकली जाके अपना मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, एंड दे गेट मेटाबोलाइज्ड बाय MAO व्हिच इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू ये इनहिबिशन शो करते हैं या अपना डिग्रेडेशन शो करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सेरोटोनिन का लेवल बढ़े जो कि कम हो रहा है, मुझे तो इंक्रीज कराना है,
सो मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, अगर मुझे यहाँ पे सेरोटोनिन साइनेप्स में ज्यादा देर तक के लिए रहेगा तो ज्यादा रिसेप्टर पे काम करेगा एंड हमें हैप्पीनेस ज्यादा प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द रीजन वाई, या हमारा मूड स्टेबल रखेगा या हमारी एंजाइटी कम करेगा। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, अगर मैं ये ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दूं, प्लीज अप्रिशिएट, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर इसको ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया गया है, तो जो सेरोटोनिन यहाँ पे है साइनेप्स के अंदर, दैट इज अवेलेबल फॉर इट्स एक्शन एंड इट इज नॉट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड। ऐसे ही दूसरे तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, इसके मेटाबॉलिज्म बाय द माओ मैं उसको इनहिबिट कर सकती हूँ। सो दीज आर द टू फंडामेंटल वेज ऑफ इनहिबिटिंग the serotonin degradation, and that will increase the level of the serotonin in the synapse and it is more available for its action। ठीक है, SSRI के अंदर हमारे पास फ्लोक्सेटिन, सर्टेलिन ऐसे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, इनका लॉन्ग टी हाफ होता है। प्लीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दे आर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर मोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर, है ना। आपको कुछ नहीं आ रहा, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको एंजाइटी नहीं समझ में आ रहा है, और अगर वहाँ पे कोई भी SSRI अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, MCQ के अंदर, सो दिस इज योर आंसर फॉर मोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। हम लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स को कैसे ठीक कर रहे हैं, पैनिक हुआ है, OCD हुआ है, जनरलाइज्ड है, पोस्ट ट्रॉमेटिक है, फोबिया है, क्यों ये देते हैं, बिकॉज दे आर वेल टॉलरेटेड एंड दे हैव लो रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी एंड लो पोटेंशियल ऑफ एब्यूज। साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, सिर्फ अच्छा नहीं है, वेट गेन हो सकता है, नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। देयर कैन बी ऑल्सो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो आपको देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सीन विद द SSRI और द SNRI, प्लीज अंडरस्टैंड, आई वाज टॉकिंग अबाउट द SSRI, the SSRI is selective serotonin reuptake inhibitor। तो ये सिर्फ सिलेक्टिवली क्या कर रहा है, सिर्फ सेरोटोनिन के रीअपटेक का इनहिबिशन कर रहा है। बट अगर मैं सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर बोल दूं तो दैट इज SNRI, तो दैट इज SNRI। अब वहां पे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एक ये रिसेप्टर था बच्चों, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर है विच वॉज SCRT, ऐसे एक और ट्रांसपोर्टर होता है विच इज NET, which is noradrenaline transporter। that noradrenaline transporter को अगर मैं इनहिबिट कर दूं तो नॉरएड भी ज्यादा साइनेप्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा फॉर इट्स एक्शन, and noradrenaline will not be again metabolized by MAO and will be blocking the NET transporter। so these are the drugs which are the different category, कोई SNRI है, कोई SSRI है। जो दोनों कैटेगरी हैं इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दैट इज द डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन। पेशेंट्स क्या देखने को मिलेगा, अगर आप रैंडमली एक पेशेंट को 2-3 महीने तक SSRI SNRI दे रहे हैं और पेशेंट ने एब्रप्टली स्टॉप कर दिया, सो देयर विल बी अ डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन। आपको डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इंसोम्निया, लो मूड देखने को मिलेगा। दैट इज द ओनली रीजन वाई आपको इनका टेपरिंग करना पड़ता है, आपको इनको सडनली स्टॉप नहीं करना होता है ताकि डिसकंटिन्यूएशन रिएक्शन ना हो जाए, एंड आपको धीरे धीरे करके टेपर करना है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आप इनको फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे एंड आप फिर धीरे धीरे देखेंगे कि आप टेपर कर करके इनको ख़त्म कर सकते हैं, तो आपके ये सिम्टम्स भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। TCS भी ऐसे ड्रग्स हैं जो देखने को दिए जाते थे पहले, जो एंजाइटी के लिए काम करते थे, क्योंकि अगेन ये हमारा क्या कर रहे हैं, दे एक्ट बाय रिड्यूसिंग द रीअपटेक ऑफ द 5-HT एंड नॉरएड। अगेन सेम मैकेनिज्म देखने को नहीं मिलता जितना इनका ADR देखने को मिलता है। आपके पास अल्फा एक्शन भी है, आपके पास एट्रोपिन लाइक एक्शंस भी हैं, सो देयर आर सो मेनी ADRs which are seen with the tricyclic entity। Then the other category of drug was MAO inhibitors। please understand what are MAO inhibitor category। MAO inhibitors, तो MAO A, हमारे पास दो तरह के MAO एंजाइम्स अवेलेबल हैं, तो एक MAO A होता है, एक MAO B होता है। BD से याद रख लो, BD, तो B वाला जो है डोपामीन पे ज्यादा काम करता है, अपना एक्शन डोपामीन पे दिखाता है। दैट इज द रीजन वाई कि MAO B inhibitors आर गिवन इन पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म जब डिजीज होती है तो सेलेजनिन, रासाचलिन जैसा ड्रग है वो MAO B इनहिबिटर है। यहाँ हम कर रहे हैं MAO A इनहिबिटर की बात। तो MAO A इनहिबिटर आर द ड्रग्स जैसे मोक्लेवेमाइड या फिर फेलेंजाइन, दीज आर द ड्रग्स। यहाँ पे कैसे एक्शन देखने, या तो एक तरीका ये है कि फिर 5-HT यहाँ से अंदर चला गया, NE यहाँ से अंदर चला गया, सो नाउ यहाँ पे वेसाइकल के अंदर यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होने वाला है प्री साइनेप्टिकली,
जो कि माओ करने वाला है आप उसको इनहिबिट कर दीजिए, एंड दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ माओ इनहिबिट दे सकते हैं पैनिक अटैक्स के अंदर एंड फोबियाज में इनको दे सकते हैं। एंड कहाँ नहीं देना है, दे शुडंट बी गिवन अलोंग विद वाइन, बियर, चीज, और क्योंकि उसके अंदर टायरामीन होता है। व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड, आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हमें क्यों चीज माओ इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना है। तो साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या फेटल ड्रग रिएक्शन या इंटरेक्शन मिल सकता है। सो यहाँ पे हम इसे ऐसे समझते हैं, ये प्री साइनैप्स है, ये पोस्ट साइनैप्स है, यहाँ से हमारे पास सेरोटोनिन बना वेसिकल के अंदर, एंड नाउ दिस सेरोटोनिन इज गोइंग टू गेट सिक्रीटेड, दिस सेरोटोनिन विल एक्ट ऑन इट्स रिसेप्टर, वंस द रिसेप्टर्स, उसके बाद यहाँ से ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाता है एंड इट इज गेटिंग मेटाबोलाइज्ड इनसाइड, तो अंदर आके मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बट हमें मेटाबॉलिज्म को रोकना है तो हम माओ इनहिबिटर दे रहे हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पे माओ इनहिबिटर जैसे ही दिया उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये सेरोटोनिन का लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, इट विल लीड टू द इंक्रीज साइनेप्टिक कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे साइनेप्स के अंदर भी 5-HT की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, सो इट इज मोर अवेलेबल फॉर इट्स एक्शन। सो दिस इज द एक्शन ऑफ माओ इनहिबिटर्स, राइट। The other category of the drug or the simplest ones are the beta blockers. Beta blockers के बारे में क्या बात करेंगे हम, so these beta blockers are the drugs जो सिर्फ symptomatic relief of the anxiety के लिए दिए जाते हैं। सिम्टोमेटिक मतलब आपको ट्रेमर्स हो रहे थे, आपके हाथ कांप रहे थे, आपको स्वेटिंग हो रही थी, आपको टेकिकार्डिया हो रहा था, तो ये सब बचाने के काम आएंगे। और ये स्पेशली कहाँ दिए जाते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस एंजाइटी हो, आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर कोई शो है या आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है, या आपका एग्जाम है, आपका वाइवा होने वाला है, तो जहाँ पे भी परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पे भी सोशल स्टिग्मा होता है, वहाँ पे आप बीटा ब्लॉकर से अपने सिम्टम कंट्रोल कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस या सोशल एंजाइटी के लिए दिया जाता है। कहाँ बड़े ध्यान से देना है, इट शुड बी गिवन कॉशियसली इन द अस्थमा पेशेंट एंड द कार्डियक फेलियर पेशेंट्स, राइट। अगेन रिवाइज करते हैं हम अब तक क्या पढ़ के आए हैं। हमने कैटेगरी पढ़ ली, बेंजोडाइजेपिन्स दे रहे हैं हम। सो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी, बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं, एसएसआरआई, एसएनआरआई दे रहे हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे थे, और हम क्या दे रहे हैं 5-HT1 एगोनिस्ट विच आर द पार्शियल एगोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर्स जैसे ड्रग्स दे रहे हैं। मेजरली बेंजोडाइजेपिन्स आप कहाँ दे रहे हैं, मेजर बेंजोडाइजेपिन एक्यूट अटैक्स के अंदर आप बेंजोडाइजेपिन से स्टार्ट करते हैं, और क्रॉनिक अटैक वाले पेशेंट को एसएसआरआई या एसएनआरआई पे डालते हैं। देन टीसीएस आप कहाँ देते हैं, जहाँ हमारे पास कोई रिजॉर्ट नहीं बचता, या फिर पेशेंट डिप्रेशन के साथ आ रहा है और एंजाइटी भी है, तब आप दे सकते हैं। द अदर कैटेगरी ऑफ बसपिरोन या एजापायरोन्स वाले ड्रग्स सिर्फ माइल्ड एंजाइटी के केसेस में दिए जाते हैं, और जो बीटा ब्लॉकर हैं दे आर गिवन फॉर द परफॉर्मेंस एंजाइटी, याद रखना है। तो मेजर फर्स्ट लाइन कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज एसएसआरआई, एसएनआरआई जो दे रहे हैं आप पेशेंट के अंदर। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज आस्क्ड इन द एमसीक्यू इज कोई एंटीहिस्टामिनिक जो एंटी एंजाइटी की तरह काम कर रहा है या एंजाइटियोलिटिक की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज हाइड्रोक्सिजिन। तो हाइड्रोक्सिजिन भी एंटी एंजाइटी ड्रग की तरह काम करता है, एंड इट विल ओनली हेल्प इन एज अ सेडेटिव ड्रग, है ना, तो ये सिर्फ सुलाने के काम करेगा। तो जो हाइड्रोक्सिजिन है इट गेट मेटाबोलाइज्ड टू cetirizine. So cetirizine is not the drug which is causing anti-anxiety action. So please understand, तो सिर्फ hydroxyzine is the drug which is having anti-anxiety potential and not the cetirizine drug. ठीक है। Newer drugs अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि कौन कौन से नए drugs आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो आ गए हैं vilazodone, agomelatine and brexpiprazole. So these are the different drugs which can be given for the different actions या different post traumatic stress disorder की तरह आप दे सकते हैं. So these are the drugs. So this is it. By far we have completed all the drugs and the mechanism of action, uses and the ADRs of the anti-anxiety. If you still have any doubt, then you need to mention it to the comment section. Thank you so much. Thank you for watching. Stay tuned for next videos. Bye.